में कूलर में सोने वाला पूरा गांव। अरे वाह, आखिर कूलर लग ही गया। गांव वालों, अब हम सब मिलकर इस कूलर में एक साथ सोएंगे। हाँ चाची, आज पूरा गांव गर्मी में एक ही कूलर के नीचे सोएगा। उसके बाद सभी लोग अपना अपना बिस्तर उस बड़े से कूलर के सामने लगा लेते हैं और पूरा गांव एक ही कूलर के नीचे पहली बार चैन से सोता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण पूरे गांव को एक ही कूलर के नीचे सोना पड़ा। ये जानने के लिए आइए कुछ दिन पहले चलकर कहानी को देखते हैं। अरे शिव, सुन रहे हो? अभी तक किशोर घर वापस नहीं आया है। इतनी देर तो उसे कभी नहीं होती। मुझे पता है कमला, पर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है कि पूरे गांव में कैसा सूखा पड़ा हुआ है। शायद उसे काम लेट मिला होगा, इसलिए इतनी देर हो गई। तुम्हें तो पता है कि आजकल गांव में सूखा पड़ने की वजह से काम भी नहीं मिल रहा है। हे भगवान, पता नहीं हमारे गांव में काम का इतना अकाल कैसे पड़ गया। काम कहाँ से मिलेगा? खेतों में धूल उड़ रही है और मजदूरी भी बंद पड़ी है। बारिश जो नहीं हुई। हे भगवान, इतनी तपती गर्मी है और वो बेचारा बच्चा दोपहर भर से बाहर धूप में है। कम से कम शाम को तो उसे घर आकर खाना खा लेना चाहिए। तभी किशोर घर आता है और उसका चेहरा धूप से बिल्कुल लाल हो चुका है और वो बहुत थका हुआ लग रहा है। बेटा तू आ गया? मैं कब से तेरा ही राह देख रही थी। हाँ माँ, हाँ तो गया हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ माँ। आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने, पर सब जगह मना कर दिया गया। हाँ बेटा, गांव में सूखा इतना ज्यादा है कि किसी के पास भी देने के लिए काम नहीं है। बेटा अब तू काम की चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो काम भी मिल ही जाएगा। अभी तू बस आराम कर, मैं तेरे लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। कमला रसोई की तरफ जाती है और घड़े से पानी निकाल कर लाती है। किशोर पानी पीता है और कहता है, माँ गर्मी की वजह से तो आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। बाहर तो बहुत ज्यादा तपती गर्मी है। हाँ बेटा, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माँ थोड़ा पंखा तो चालू कर दो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेटा तुझे तो गांव का हाल पता ही है, बिजली का कोई भरोसा नहीं रहता। क्या अभी भी लाइट नहीं आ रही? नहीं बेटा, अभी तो बिजली गुल है। ठंड में तो फिर भी 4-6 घंटे लाइट रहती है, लेकिन गर्मियों में तो 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है। हाँ कमला, बिजली विभाग वाले भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। कुछ ही घंटे के लिए बिजली आती है और वो भी एहसान की तरह। ऐसा कर किशोर, तू जाकर थोड़ा नहा ले और शायद शरीर को थोड़ी ठंडक मिले। हाँ बेटा, जा नहा ले। पर ध्यान रखना कि पानी बहुत कम इस्तेमाल करना। क्यों पिताजी, पानी की क्या समस्या हो गई? तुझे पता है ना कि गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए पानी की बहुत किल्लत हो रही है। कुएं भी सूखने लगे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं बहुत कम पानी यूज करूंगा। हाँ बेटा, बाथरूम में आधी बाल्टी पानी रखा हुआ है, बस उसी से नहा लेना। जी पिताजी। अब किशोर नहाने चला जाता है। इधर शिवानी लड़कियों का भारी गट्ठर सिर पर रखे हुए घर के आंगन में आती है और अचानक लड़खड़ा कर गिर जाती है। कमला और शिव दौड़कर वहां आते हैं। उसे देखकर कमला कहती है, शिवानी क्या हुआ तुझे? शिव देखो, शिवानी गिर गई है। अरे ये क्या हो गया? शिवानी, अपनी आंखें खोलो बेटा। शिवानी। इसी समय किशोर भी नहाकर बाहर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हो गया शिवानी को? ये अचानक कैसे गिर गई? ये लकड़ियां लेने गई थी, शायद कड़ी धूप की वजह से इसे चक्कर आ गया है। इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, इसका पूरा शरीर तप रहा है। धूप से इसे लू लग गई होगी। अगर इसे अभी थोड़ा बर्फ या एकदम ठंडा पानी पिलाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। पर हमारे घर में तो ठंडा पानी है ही नहीं। घड़े का पानी भी अब गर्म हो चुका है। रुको, सरपंच जी का घर पास में ही है। किशोर जा बेटा, उनके यहाँ से पानी ले आ ठंडा। अब किशोर तेजी से दौड़ते हुए सरपंच जी के घर जाता है। सरपंच अपने बरामदे में बैठा है और किशोर उसके पास पहुंचकर कहता है, सरपंच जी मेरी मदद कीजिए। क्या बात है किशोर, इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच जी, मेरी बहन धूप की वजह से चक्कर खाकर गिर गई है। क्या आप मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे सकते हैं? आपके यहाँ तो फ्रिज है और इन्वर्टर भी लगा हुआ है। प्लीज थोड़ा पानी दे दीजिए। तुम गांव वालों का भी ना अजीब नाटक है। कभी कोई पानी मांगने आता है तो कभी कोई बर्फ मांगने चला आता है, और जब मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ काम करो तो तुम लोग यहाँ वहाँ काम ढूंढने जाते हो, लेकिन मेरे पास काम नहीं करते। सरपंच जी,
एक तो वैसे ही गरीबी है, ऊपर से आप इतना कम पैसा देते हैं, इतने में घर का गुजारा ही नहीं चलता। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कितना पैसा देना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था, बस हम ज्यादा मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास काम नहीं करते हो तो अब मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। सरपंच उसे डांट कर वहां से भगा देता है। किशोर बहुत उदास और परेशान होकर वापस लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में रवि मिलता है। क्या बात है किशोर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और तुम इतनी तेज धूप में दौड़ क्यों रहे थे? क्या बताओ रवि भाई, शिवानी धूप में बेहोश हो गई है और सरपंच ने पानी देने से मना कर दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सरपंच को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख तू चिंता मत कर किशोर, समस्या तो है गांव में पर हम रास्ता निकालेंगे। मेरे पास बर्फ तो नहीं है लेकिन मेरे घर के मटके में बहुत ठंडा पानी है, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ रवि चलो। किशोर रवि के घर की तरफ चल पड़ता है। तब रवि रास्ते में किशोर को बताता है, हाँ हाँ, और मेरे पास ग्लूकोज भी रखा है, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी माँ के लिए शहर से लेकर आया था। ग्लूकोज ये क्या होता है रवि भाई? ये कमजोरी दूर करने के काम आता है, तुम वो ले जाकर अपनी बहन को पिला देना। अब रवि किशोर के साथ अपने घर पहुंच जाता है। वो आंगन में रखे हुए मटके से एक बोतल में ठंडा पानी भरता है और मटके के पास ही टेबल पर रखा हुआ ग्लूकोज भी उठाता है और पानी और ग्लूकोज दोनों किशोर को देते हुए कहता है, तू ये ले जा और इसे पानी में घोलकर शिवानी को पिला देना। किशोर उसे लेकर अपने घर चला जाता है। रवि घर के अंदर आता है। तब खिड़की से सब कुछ देख रही उसकी माँ शोभना रवि से कहती है, बेटा रवि, दे आया किशोर को पानी और ग्लूकोज। मेरा बच्चा तो पूरे गांव की मदद में लगा रहता है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी की मदद हो जाए तो अच्छा लगता है। तू पूरे गांव की चिंता करता रहता है, कभी अपनी भी तो चिंता कर लिया कर। तूने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। माँ ये गांव भी तो मेरा अपना ही परिवार है, गांव वाले इतने परेशान रहते हैं, मैं बस यही सोचता हूँ कि इनके लिए क्या करूँ। काश मैं सच में उनके लिए कुछ बड़ा कर सकता। इस गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। बेटा जो तेरे बस में है तू वो कर रहा है ना, अब बस बहुत हो गया, चल अब खाना खा ले। तभी रवि के पिता कमलेश भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, रवि बेटा, आज भी तुझे कोई काम मिला या नहीं? पिताजी गांव में मजदूरी तो रही नहीं है, आज मैं चुन्नीलाल की दुकान पर गया था और उसकी दुकान पर ही काम कर रहा था। ठीक है बेटा, चलो खाना खाएंगे। वैसे आज तो तुम्हारी माँ ने खाने के साथ साथ तुम्हारी फेवरेट आम पन्ना भी बनाई है। आम पन्ना? फिर तो मुझे भूख और भी ज्यादा लग गई। तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी रवि का कीपैड फोन बार बार बजने लगता है। ये देखकर शोभना कहती है, अरे बेटा तेरा फोन ही बजता रहेगा या तू खाना भी खाएगा? किसका फोन है बेटा जो बार बार आ रहा है? कमलेश, ये जरूर इसकी उसी सहेली का फोन होगा जिससे ये घंटों तक बातें करता रहता है। अरे माँ तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। रवि अपना फोन साइलेंट कर देता है और खाना खाने लगता है। रवि जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। हाँ हाँ जा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू बाहर क्यों जा रहा है। माँ मैं बस टहलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि घर से बाहर जाता है और रश्मि को कॉल लगाता है। रश्मि कॉल उठाते ही गुस्सा होते हुए कहती है, कब से फोन लगा रही हूँ तो फोन क्यों नहीं उठाते हो रवि? अरे रश्मि, मैं खाना खा रहा था, तुम भी तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? सब्र कैसे करूँ, आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें फोन करने में? आज गांव में एक और हादसा हो गया। मोहल्ले का किशोर आया था, उनकी बहन को धूप में चक्कर आ गए थे। क्या शिवानी बेहोश हो गई? अब वो कैसी है? अब ठीक होंगी वो, मैंने उसे ग्लूकोज दिया था। रश्मि गांव वाले सच में बहुत परेशान है। हाँ रवि, तुम्हारी बातों से समझ आता है कि वहाँ हालत कितनी खराब है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूखा पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि कई कई घंटे लाइट ही नहीं आ रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे गांव के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। तुम आ जाओ यहाँ, हम मिलकर जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है रवि, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। बातें करने के बाद रश्मि फोन रख देती है। रवि वहाँ खड़ा होकर गांव के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गांव की हालत और खराब होती जाती है। एक दिन रवि देखता है कि ढेर सारे लोग मुनिया चाची के घर की तरफ भाग रहे थे। उसी समय कमलेश आता है और रवि कमलेश से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अरे हमारे मोहल्ले की जो मुनिया चाची है ना, वो बेहोश हो गई है। मुनिया चाची? वो तो बेचारी अकेली रहती हैं। हाँ, इस गर्मी में उन्हें चक्कर आ गया था, कब से बेहोश थी, किसी को पता ही नहीं चला।
ठीक है पिताजी, मैं भी उन्हें देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर रवि दौड़कर मुनिया चाची के घर आता है और देखता है कि मुनिया चाची जमीन पर पड़ी है और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हैं। ये देखकर रवि सभी लोगों से कहता है, सब पीछे हटिए, उन्हें हवा आने दीजिए। अरे भाई, इनका शरीर तो बहुत ठंडा पड़ रहा है रवि। इनका बीपी लो हो गया है शायद, हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे भाई, डॉक्टर के पास ले जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक क्या करेंगे? तभी भीड़ को चीरते हुए रश्मि वहां आती है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग टंगा हुआ है। हटो हटो सब लोग, मुझे रास्ता दो। रश्मि, तुम यहाँ कब आई? अभी आई हूँ, पहले इन्हें देखो, इनके चेहरे पर पानी छिड़को। तभी आंचल रश्मि को पानी लाकर देती है और रश्मि मुनिया चाची के चेहरे पर पानी छिड़कती है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत होश आता है। फिर रश्मि अपने बैग से ग्लूकोज की बोतल निकालकर पानी में घोल देती है और मुनिया चाची को देते हुए कहती है, मुनिया चाची ये पीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मुनिया चाची ग्लूकोज पीती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठती है और उन्हें अच्छा लगता है। तभी रवि की नजर गाँव वालों पर जाती है जो रश्मि को हैरानी से देख रहे थे। ये लड़की कौन है रवि? हमने पहले इसे कभी गांव में नहीं देखा। ये मेरी दोस्त है रश्मि। ये शहर में पढ़ रही थी और अब कुछ दिन हमारे गांव में रहेगी। ये वही दोस्त है जिसके बारे में तू बात करता था? हाँ पिताजी, रश्मि यहाँ रिसर्च करना चाहती है, इसलिए वो हमारे साथ रहेगी। हाँ बेटा, तूने बताया था इसके बारे में। कोई बात नहीं, हमारे ही घर रहेगी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, तूने मुनिया चाची की मदद की, बहुत अच्छा किया। जीती रहो बेटी, तूने मेरी जान बचा ली, भगवान तुझे सुखी रखे। अब रश्मि रवि के साथ उसके घर आती है। रवि की माँ रश्मि के लिए आम का पन्ना और सब्जी रोटी बनाती है। सभी के लिए खाना लगाती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए रश्मि कहती है, हे भगवान रवि, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी से पंखा चालू करो। रश्मि, मैं पंखा तो चालू कर देता, पर गांव में लाइट ही नहीं है। क्या अभी भी लाइट नहीं आई है? हाँ, यही तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने फोन पर बताया तो था। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी आदत पड़ जाएगी। चलो अब खाना खा लेते हैं। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद गर्मी में ही जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन रश्मि रवि से कहती है, रवि आज पूरा गांव मुझे घुमा दो, मुझे देखना है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें पूरा गांव दिखाता हूँ। अब रवि और रश्मि गांव की गलियों से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें सीता और रीता आपस में बहस करती हुई दिखाई देती है। रीता, कल मैं तेरे घर थोड़ा सा आटा मांगने आई थी तो तूने साफ मना कर दिया। तो क्या करती, मेरे घर में खुद ही थोड़ा सा आटा था, अगर तुझे दे देती तो मैं क्या खाती। ठीक है ना, तू भी कभी मेरे घर आना तेल और मिर्च मांगने, मैं भी तुझे सीधे मना कर दूंगी। हाँ जा जा, मैं भी देख लूंगी, मुझे तेरे तेल वेल की जरूरत नहीं। ये सब देखकर रश्मि रवि से कहती है, रवि ये औरतें आपस में इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े से आटे के लिए? रश्मि, पूरे गांव में यही हाल है। भाव और गर्मी ने लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा बना दिया है। ये तो बहुत दुख की बात है, छोटी छोटी चीजों के लिए पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो घर घर की कहानी बन चुकी है। बात करने के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भोलू और वीरू आपस में लड़ते हुए मिलते हैं। अरे वीरू, मेरे हाथ में चोट लगी थी, फिर भी मैंने तुझसे कहा था कि मेरे काम में मदद कर दे, पर तूने नहीं की। अरे अगर मैं तेरे काम में मदद करता तो मेरा खुद का काम कौन करता? तू बहुत स्वार्थी हो गया है वीरू। अरे गांव में बड़ी मुश्किल से काम मिल रहा है, ये मैं अपना मौका कैसे छोड़ देता? ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। कौन बात करता है तुझसे? तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तब रश्मि कहती है, रवि यहाँ तो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। हाँ रश्मि, गर्मी और सूखे ने लोगों का चैन छीन लिया है। ये तो बहुत बुरा माहौल है, हमें कुछ तो करना होगा। रश्मि को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर रश्मि कहती है, बहुत गर्मी लग रही है रवि, चलो हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ थोड़ी सी ठंडक मिले। हाँ चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब रश्मि और रवि एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। परेशान होते रश्मि रवि से कहती है, रवि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, गांव में हर कोई परेशान है, किसी को चक्कर आ रहे हैं तो किसी का कोई पेट दुख रहा है। हाँ, गर्मी की वजह से बेरोजगारी के साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना इस गांव में एक बड़ा सा कूलर लगवा दे। कूलर? अरे रश्मि, पूरे गांव के लिए कूलर? हाँ रवि, अगर एक बड़ा सा कूलर लग जाए और सभी को उस कूलर की ठंडी हवा मिल पाए
तो गांव वालों के गर्मी से परेशान और बीमार होने की ये समस्या हल हो सकती है। ये इतना आसान भी नहीं है रश्मि। पहली बात तो यह है कि गांव में लाइट बहुत कम ही रहती है, और दूसरी बात कि बड़ा कूलर लगाने के लिए बड़ी जगह चाहिए जहां गांव वाले आराम से आ सके, और फिर एक बड़ा कूलर खरीदने और लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम चंदा इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा कूलर खरीद कर उसे सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे। सोलर पैनल? क्या ये मुमकिन है? हाँ रवि, मुझे ये सब आता है, मैं इंजीनियर हूँ, भूल गए क्या? अगर तुम ऐसा कर पाई तो ये गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर कल ही हम सब गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन रश्मि सभी लोगों को नीम के बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा करती है जहां अक्सर पंचायत बैठा करती थी। सरपंच और उसकी पत्नी भी वहां आते हैं। रश्मि सभी लोगों से कहती है, गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव में गर्मी से कितनी समस्या हो रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। हमें इस तरह एक दूसरे से झगड़ना बंद करना होगा और साथ में मिलकर इस कठिन समस्या का सामना करना होगा। अरे लेकिन रश्मि, भला हम इस खतरनाक गर्मी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इतनी तो नहीं है हमारी हैसियत और ना ही इतने साधन है। हमारे पास पैसे का अभाव है और चीजों का अभाव है, मैं मानती हूँ, लेकिन भगवान ने हमें दिमाग तो दिया है। हम दिमाग का इस्तेमाल करके इस समस्या का मुकाबला करेंगे। हाँ गांव वालों, रश्मि ठीक कहती है। इससे पहले कि किसी दिन बड़ा हादसा हो जाए, रश्मि ने इन सब समस्याओं का हल सोचा है। क्यों ना हम सभी गांव वाले मिलकर चंदा करें और एक बड़ा सा कूलर खरीदे और उसे किसी भी जगह पर व्यवस्थित रख दे। फिर सभी गांव वाले इस कूलर के नीचे आराम करें। पहले तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो गांव में बिजली तो रहती ही नहीं है, फिर कूलर चलेगा कैसे? हम कूलर को सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे, जिससे कूलर बिना बिजली के भी आराम से चल जाएगा। वैसे ही हमारे पास पैसे कम हैं, जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा है। ऊपर से थोड़े बहुत पैसे जो हमने बचा रखे हैं वो तुम्हें चंदा करके दे भी दें। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई बड़ा सा कूलर आ ही जाए? और अगर आ भी गया तो उसे सोलर पैनल से कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे तुम कौन से बड़ी इंजीनियर हो जो ये आसानी से कर लोगी? रश्मि, हम गांव वाले वैसे ही परेशान हैं और तुम पर भरोसा करके हम और परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मानसी और रितेश की बातों पर सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। ये देखकर रश्मि और रवि उदास हो जाते हैं। तभी आंचल कहती है, गांव वाले तुम्हारी भलाई करने की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। तुम इस शुभ काम की शुरुआत करो। हाँ रश्मि, आंचल सही कहती है। इससे पहले चंदा मेरी और आंचल की तरफ से यह 300 रुपए का है। ऐसा कहकर आकाश एक रुमाल बिछाकर उस पर 300 रुपए रख देता है। उसके बाद कुछ गांव वाले आगे बढ़ते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तब रश्मि सरपंच की तरफ देखती है, सरपंच जी, आप गांव वालों के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं, मैं कोई चंदा नहीं देने वाला। मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी बेटी का है, उसके सिवा किसी का नहीं है। अजी इकलौती बेटी ही तो है हमारी, भला उसके लिए आप कितना इकट्ठा करोगे? अगर गांव वाले चंदा मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना। साधना के कहने पर भी सरपंच नहीं सुनता और साधना के साथ वहां से चला जाता है। तब मुनिया चाची रश्मि के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा तू आज ही शहर चली जा और कूलर ला। इस शुभ कामना में देरी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रश्मि और रवि बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एक बड़ी सी दुकान से एक बड़ा सा कूलर खरीदते हैं और उसे एक पिकअप पर रखते हैं और रवि और रश्मि उस कूलर के बगल में खड़े होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचने पर सभी गांव वाले कूलर को ध्यान से देखते हैं। सीता कूलर को देखकर रीता से कहती है, देख रही है रीता, रश्मि और रवि कूलर भी ले आए। मुझे तो लगता है कि अब ये लोग इस सोलर पैनल से चालू भी कर लेंगे। कूलर लाने से कुछ नहीं होता, ये सब आसान नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रश्मि और रवि ने गांव वालों के साथ मजाक करने की ठान रखी है। रश्मि और रवि उस कूलर को बड़े से पेड़ के नीचे रख देते हैं। वहाँ गांव वालों की भीड़ लग जाती है। तभी सरपंच जी वहाँ आते हैं तो रश्मि उससे कहती है, सरपंच जी, अब आप अपना बड़ा वाला हॉल हमें किराए पर दे दीजिए ताकि हम वहाँ कूलर लगा सके। रीटेक, नहीं, मैं वो हॉल नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी बेटी के लिए खाली करके रखा है। जब वो आएगी तो उस हॉल में कोई व्यापार करेगी। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी अमेरिका पढ़ने गई है।
अजी अभी तो हमारी बेटी यहाँ नहीं है ना, तो अभी आप ये हॉल इन्हें दे दीजिए। वैसे भी ये खाली पड़ा है, गांव वालों का भला करेंगे तो दुआ मिलेगी। वैसे एक बात बताओ रश्मि, तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बहुत बड़ा हॉल खाली पड़ा है? तुम तो इस गांव में नहीं हो ना। वो अरे हाँ, मुझे रवि ने बताया था। अपनी पत्नी के कहने पर सरपंच उस हॉल को किराए से देने के लिए हाँ कह देता है। अब गांव के कुछ लोग रश्मि के साथ उस कूलर को उठाते हैं और सरपंच के बड़े से हॉल में लगा देते हैं। रश्मि सारा दिन मेहनत करती है और किसी तरह से वो कूलर को सोलर पैनल से कनेक्ट कर देती है। और कुछ लोग रवि के साथ पास के कुएं से पानी लाकर कूलर में भर देते हैं और इस तरह कूलर चालू हो जाता है। बड़ी बड़ी चटाइयाँ बिछाई जाती है और सभी कूलर के नीचे बैठते हैं। तब मुनिया चाची कहती है, रश्मि बेटी, आज बड़े दिनों बाद हमें सुकून मिला है। हाँ रश्मि, सचमुच बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तो रात को चैन की नींद आएगी। एक दूसरे से बातें करते हुए रात हो जाती है और सभी उस कूलर की ठंडी हवा में सो जाते हैं। अगले दिन गांव में हंगामा मच जाता है। सभी उस कूलर के बारे में ही बात कर रहे थे। रात में तो हमें बहुत सुकून मिला, लेकिन दिन में हमें फिर से अपने घर में गर्मी में लौटना पड़ा। हाँ शिवानी, तुम सच कहती हो। मैं तो कहती हूँ कि हमें यहीं ईंटों से जोड़कर चूल्हे जला लेने चाहिए और अपने बर्तन भांडे लाकर यहीं पर खाना बना लेना चाहिए। गांव वाले शिवानी और आंचल की बात से सहमत हो जाते हैं और फिर शाम को सभी लोग वहां अपने अपने चूल्हे लगा लेते हैं। इन्हें देखकर कुछ और गांव वाले भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां पहुंच जाते हैं और शाम को उन चूल्हों पर खाना बनाते हुए, अरे रीता बहन, क्या बना रही हो आज तुम? बहन, मैं तो बेटे की मिर्ची वाली सब्जी बना रही हूँ। अरे मुझे तो लगा कूलर की खुशी में कुछ मीठा बनाओगी, लेकिन तुम तो तीखी सब्जी बना रही हो। बहन, मैंने देख लिया कि तुम खीर बना रही हो, इसलिए मैंने तीखी सब्जी बना ली। वैसे तो मिलकर बैठकर ही खाना खाएंगे। अरे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं भला कैसे खाना खाऊं? मुनिया चाची, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम सब मिल बांट कर ही खाएंगे। आप तो हमारे से ही खाना खा लेना। ये सुनकर मुनिया चाची खुश हो जाती है और खाना बनने के बाद सभी लोग आपस में बात करके खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ही कूलर चालू करते हैं और चैन से एक ही कूलर के नीचे सो जाते हैं। ये देखकर मुनिया चाची कहती है, रश्मि बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज ये गांव गर्मी में एक ही कूलर के नीचे सोने वाला पूरा गांव बन गया है। अगले दिन गांव में छोटी बच्ची चिंकी गांव के एक अमीर आदमी के घर में कूलर देखकर ठंडी हवा लेने के लिए जाती है। तभी वो अमीर आदमी गुस्सा करते हुए कहता है, अरे भाई चिंकी, तू मेरे घर में क्या कर रही है? चल जल्दी से यहाँ से निकल। चाचा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बैठने दो ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम गरीबों को तो बिना कूलर के ही रहने की आदत है। निकल मेरे घर से। ऐसा कहकर मोहित चिंकी को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी चिंकी को ढूंढते हुए रितेश और मानसी वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर मानसी अपने पति रितेश से कहती है, देखिए जी, गांव के सभी लोग उस बड़े कूलर के नीचे सो रहे हैं और एक हम है कि हमारी बेटी धक्के खा रही है। चलिए आज हम भी वहां चलते हैं। ऐसा कहकर मानसी और रितेश चिंकी को लेकर जाते हैं और वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और निकल पड़ते हैं उस बड़े से कूलर की ओर। उन्हें देखकर और भी कई लोग उनके पीछे चले जाते हैं। एक के पीछे एक सारा गांव उस हॉल में पहुंच जाता है। रात हो जाती है और एक बार फिर गांव वाले उस कूलर के नीचे चैन से सो पाते हैं। ये देखकर रश्मि रवि से, देख रहे हो रवि, अब हमारा गांव सचमुच गर्मी में एक कूलर के नीचे सोने वाला पूरा गांव बन गया है। हाँ रश्मि, तुम सही कहती हो, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि गांव के कुएं में पानी खत्म हो रहा है और फिर हम कूलर में पानी कहाँ से भरेंगे। बातें करने के बाद वो लोग भी अपनी जगह जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर गांव वाले उठकर अपने अपने चूल्हे जलाते हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करते हैं। ये सब देखकर मुनिया चाची सभी लोगों से कहती है, पहले यही गांव वाले छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते थे, लेकिन आज सभी साथ में मिलकर खाना बना रहे हैं और खा भी रहे हैं और इसी एक हॉल में रह भी रहे हैं। ये देखकर बड़ी खुशी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब कुएं में पानी भी खत्म होने लगा था। रश्मि और रवि को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है और कुछ लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। फिर रश्मि से कहते हैं, रश्मि बेटा, अब तो गांव के कुएं में पानी खत्म होने वाला है और फिर हम इस कूलर में पानी भला कहाँ से डालेंगे। हाँ बेटा, बिना ढेर सारे पानी के तो कूलर चलेगा नहीं। गांव में तो पहले ही सूखा है और पानी की इतनी समस्या है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे आप लोग अपनी अपनी घाघड़िया सर पर क्यों लेकर खड़े हो? कूलर में पानी डालिए और हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं समस्या का कल कोई ना कोई समाधान निकाल ही लूंगी। वाह, हाँ बेटा, जब तू है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है।
चलो भाई, सब कूलर में पानी डालो और सब चैन से सो जाओ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। सभी लोग अपनी अपनी घघरियों से कूलर में पानी डालते हैं और सभी अपने अपने बिस्तर पर एक बार फिर कूलर के नीचे चैन से सो जाते हैं। तभी रश्मि अपना लैपटॉप निकालती है और लैपटॉप पर काम करना शुरू करती है। ये देखकर रवि कहता है, इंजीनियर साहिबा, मिला कोई सोल्यूशन आपको? अभी तो नहीं मिला रवि, लेकिन सुबह तक कोई ना कोई तो सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रश्मि कि मेरी होने वाली पत्नी हर समस्या का समाधान निकालने में निपुण है। ये सुनकर रश्मि शर्मा जाती है और एक बार फिर वो अपने लैपटॉप में आंखें गड़ा देती है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, मैंने इस सूखे की समस्या का भी समाधान निकाल लिया है। बस आपको सबको मेरा साथ देना होगा। अरे हाँ हाँ रश्मि बहन, क्यों नहीं, तुम बताओ हमें क्या करना होगा। देखिए, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है। अगर हम नदी के पास 25 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा छोटा चेक डैम बनाएं तो बारिश का पानी रुकेगा और उस नदी का पानी भी हमें मिल जाएगा, जिससे हमारे गांव का सूख और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उसके लिए तो हमें यहाँ से 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गांव तक लानी पड़ेगी। हाँ, बीच में 2 पानी स्टोरेज टैंक बनेंगे, एक खेतों के लिए और एक घर के लिए। अरे लेकिन बेटा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने पूरा हिसाब लगाया। चेक डैम बनाने में लगभग 40 लाख रुपए लगेंगे, 8 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने में 25 लाख रुपए लगेंगे, 2 बड़े टैंक बनाने में 15 लाख रुपए लगेंगे और मजदूरी और मशीनों के खर्च में लगभग 20 लाख रुपए। यानी कि कुल लगभग 1 करोड़ रुपए में पूरा गांव हमेशा के लिए पानी की समस्या से मुक्त हो सकता है। लेकिन बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार की जल योजना से। हम पंचायत की मीटिंग करेंगे, फिर जिला अधिकारी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल जीवन मिशन के तहत फंड के लिए आवेदन करेंगे। अगर पूरा गांव एकजुट हो जाए तो ये काम जल्दी पास हो जाएगा। तभी सरपंच और उसकी पत्नी भी वहां जाते हैं और ये बातें सुनकर सरपंच कहता है, अरे आज तक किसी ने इतना बड़ा काम कभी नहीं कर पाया। हे लड़की, तू क्यों गांव वालों को जबरदस्ती का सपना दिखा रही है? ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत हो सकता है। लेकिन सरपंच जी, इसके लिए आपको गांव के किनारे की अपनी जमीन देनी होगी जहां पर वो बांध बनाया जा सके, और साथ ही कुछ पैसे भी खर्च करने होंगे जिससे हम प्रारंभिक प्रक्रिया को पूरा कर सके। हाँ सरपंच जी, बच्चों की मदद कीजिए ताकि गांव वालों का भला हो सके। आखिर आप भी तो इस गांव के सरपंच हैं। नहीं, मैं गांव वालों को अपनी जमीन नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई भी पैसा दूंगा। ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए बचा के रखा है। कुछ दिनों में वो अमेरिका से बढ़कर आ जाएगी, फिर ये सब कुछ उसी का होगा। आपको ये करना ही होगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। सरपंच जी मान जाइए ना, आखिर पूरे गांव के भले का सवाल है। हाँ सरपंच जी, अब रश्मि ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया तो आपको भी तो उसका साथ देना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच को समझाते हैं, लेकिन सरपंच नहीं समझता। तभी अचानक रश्मि कहती है, पिताजी गांव वालों के लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो आप ये कर ही सकते हैं ना। रश्मि, तुम सरपंच जी को पिताजी पिताजी क्यों कह रहे हो? वो इसलिए माँ, क्योंकि मैं ही अनिका हूँ, आपकी बेटी जो अमेरिका पढ़ने गई है। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता है। तभी रश्मि अपने बैग से बचपन की एक पुरानी फोटो निकालती है। सरपंच जी, मैं रश्मि नहीं, आपकी बेटी अनिका हूँ। क्या अनिका? ये वही फोटो है जो मैंने अपनी बेटी को अमेरिका भेजते समय दी थी। मेरी बच्ची है, तू है, बचपन में गई थी, अब जाकर लौटी है। मुझे तो ना ही तेरा चेहरा याद था और ना ही आवाज। माँ पापा, मैं इस गांव की परेशानी देखकर खुद को उनकी मदद करने से रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे रश्मि बनकर वापस आना पड़ा। लेकिन बेटी, तू घर क्यों नहीं आई? और आखिर तुझे रश्मि बनकर आने की क्या जरूरत थी? पिताजी, अगर मैं अनिका बनकर गांव वापस आती तो आप मुझे गांव वालों की मदद कभी नहीं करने देते, इसलिए मुझे रश्मि बनकर आना पड़ा। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब सरपंच और उसकी पत्नी आगे बढ़कर रश्मि को गले लगा लेते हैं। तभी रवि कहता है, सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि अनिका और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। अनिका यहाँ से चली गई, लेकिन हमारी दोस्ती खत्म नहीं हुई। मैं अनिका को हमेशा ही इस गांव के बारे में बताता था। अंत में अनिका ने फैसला लिया कि वो यहाँ रश्मि बनकर आएगी, और फिर जो हुआ आप सबको पता है। अनिका बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस पहल में तेरी मदद करूंगा। ये सुनकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरा गांव एकजुट हो जाता है। सभी मिलकर कोशिश करते हैं और जल्द ही बांध का काम गांव में शुरू हो जाता है। कुछ महीनों बाद गांव में बांध बन जाता है। नदी का पानी गांव तक पहुंचने लगता है। सूखे खेत फिर से हरे हो जाते हैं। गांव के बच्चे पानी में खेल रहे होते हैं। गांव वाले खुश होकर रश्मि और रवि को धन्यवाद देते हैं। मुनिया चाची सभी से, पहले ये हमारे लिए रश्मि थी और अब ये पूरे गांव की अनिका बिटिया है।
ये सिर्फ बेटी नहीं, पूरे गांव की बहू भी बनेगी। हाँ हाँ, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले गांव के हर घर में मेरी तरफ से एक कूलर लगाया जाएगा। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन फिर भी हम हफ्ते में एक बार इसी कूलर के नीचे मिलकर खाना खाएंगे और बनाएंगे भी, और सभी का सुख दुख बांटते हुए सो जाएंगे, ताकि ये एकता जीवन भर कायम रहे। सच में रश्मि, हमारा गांव गर्मी में एक कूलर में सोने वाला पूरा गांव हमेशा के लिए। गरीब बहू की कबाड़ में होगी सब्जी की रसोई। अरे बहू, तू छत पर कबाड़ की चीजें क्यों रख रही है? इस कबाड़ की वजह से मेरा छत टूट जाएगा। जल्दी नीचे उतर। उर्मिला की बहू जिया सीढ़ी लगाकर अपने टीन की छत पर चढ़ी हुई थी और वो छत पर टूटी बाल्टी, खराब मटका, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, बिस्किट का डिब्बा, बिरयानी का डिब्बा एक कोने में रख रही थी, जिसे देखकर उर्मिला, जो हाथ में काले रंग की प्लास्टिक में कुछ सामान लेकर बाहर से आ रही थी, वो जिया पर चिल्लाती है। माँ जी, हमारी छत नहीं टूटेगी। मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जिया को छत पर कबाड़ रखते देखकर पड़ोसी मजाक उड़ाने लगती हैं। उर्मिला, तेरी नई बहू तो तेरे टीन के घर की गर्मी रास नहीं आ रही। देख कैसी उटपटांग हरकतें कर रही है। कुंती की बात सुनकर उर्मिला को और गुस्सा आ जाता है। बहू तो नीचे उतर रही है या मैं तुझे मायके भेज दूं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाई। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं जो ऐसी बहू घर आई है। उर्मिला अपनी बहू से इतनी नाराज क्यों थी और जिया छत पर कबाड़ का सामान क्यों रख रही थी? वो किस परेशानी की बात कर रही थी? क्या उसके जुगाड़ में सच में उसकी परेशानी दूर हो जाएगी? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। बहू, खाना बनने में और कितनी देर लगेगी? आज तेरा रात के 2 बजे खाना देने का इरादा है क्या? उर्मिला अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए चटाई पर बैठी थी और उसकी बड़ी बहू ज्योति रसोई में खाना बना रही थी। खाना बन गया है माँ जी, लाती हूँ। आजकल ये पोता बहू खाना बनाने में बहुत देर करने लगी है। रूही जाकर अशोक की दुकान से ठंडा पानी ले आ। मैंने उसके फ्रिज में बोतल रखने के लिए दिया था। ठीक है दादी। रूही अशोक की दुकान पर ठंडा पानी लाने के लिए जाती है। ज्योति का खाना बन गया था तो वो रसोई से खाना लेकर बाहर आती है और सबके सामने रखती है। पोता बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि रात के 8 बजे तक खाना बना लिया कर, लेकिन तू रोज खाना बनाने में 11 बजा देती है। अब मैं क्या करूं दादी जी, शाम को रसोई भट्टी की तरह दबती है। इतनी गर्मी में मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। माँ जी, छोड़िए ना इन बातों को। निखिल और विराज काम से आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी। बहू, जल्दी जल्दी सबको खाना दे। वैसे भी तो इतनी देर कर दी है तूने। माधुरी की बातें सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे सभी को खाना देती है। इतने में रूही 2 बोतल ठंडा पानी लेकर आ जाती है। ये पानी पीकर कलेजे को ठंडक मिली। ज्योति, ये क्या, इतनी थोड़ी सी सब्जी दी है तुमने? अरे इतनी सी सब्जी में 3 रोटी मैं कैसे खाऊंगा? बहू, तू क्या जरा जरा सब्जी दे रही है? ठीक से सब्जी देना। क्या तूने नाम जोड़कर सब्जी बनाई है? माँ जी, घर में सब्जियाँ गर्मी से खराब हो जा रही हैं। सब कुछ छटाई में निकल जा रहा है, तो मैं ज्यादा सब्जी कैसे बनाऊं? सब्जी होगी तब ना ज्यादा सब्जी बनेगी। ज्योति की बात सुनकर उर्मिला चुप हो जाती है और अपने बेटे को समझाती है। बेटा, तू परेशान मत हो। अभी ये सब्जी खा ले, मैं कल बाजार जाकर ताज़ी सब्जी ले आऊंगी। फिर तू आराम से सब्जी के साथ रोटी खाना। अभी काम चला ले। और बहू, तुझे देख नहीं रहा है कि विराज को कितना पसीना आ रहा है? उसे पंखा कर। ज्योति हाथ पंखा लेकर विराज को पंखा झलने लगती है। सभी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह उर्मिला 8 बजे उठकर बाजार चली जाती है। बाजार में सब्जियों की काफी सारी दुकानें थी। सुबह सुबह भी बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी। उर्मिला पसीने से लथपथ अपनी साड़ी से पसीना पोंछते हुए। हाय राम, घर से 2 किलोमीटर चलकर बाजार आने में मेरी हालत खराब हो गई है। उफ, ऊपर से ये गर्मी। एक काम करती हूँ, जल्दी से सब्जी लेकर घर चली जाती हूँ। ये सोचकर उर्मिला एक सब्जी वाले के पास जाती है। भाई, ये कटहल कितने के दिए हैं और ये टमाटर कितने के हैं? बहन जी, कटहल तो 80 रुपए किलो है और टमाटर 60 रुपए किलो है। अरे भाई, सब्जी बेच रहे हो या सोने दे रहे हो? इतना महंगा। लग रहा है बहन जी आप बहुत दिन बाद बाजार आई हैं। आप किसी और दुकान से सस्ते में सब्जी ले लीजिए। सब्जी वाला उर्मिला का मजाक उड़ाता है, जो उर्मिला को बुरा लगता है। उर्मिला उसकी दुकान से चली जाती है और बाजार घूमने के बाद एक बूढ़ी औरत की दुकान पर जाती है। ये सब्जी कैसे दिए? ये लास्ट की थोड़ी सी सब्जी बची है, तुम ले लो, मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगी। उर्मिला सब्जी वाली से सस्ते में सब्जी ले लेती है। सब्जी लेने के बाद, इतनी गर्मी में मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ऑटो ले लेती हूँ। उर्मिला ऑटो लेकर अपने घर आ जाती है। ज्योति घर में झाड़ू लगा रही थी। वो उर्मिला को देखकर कहती है,
ये क्या माँ जी, आप कैसी सब्जी लेकर आई हैं? आपने तो कहा था कि आप ताज़ी सब्जी लेकर आएंगी और आप सूखी सूखी सब्जी ले आई हैं, वो भी इतनी सारी। आपको तो पता है कि गर्मी में हमारी रसोई की सब्जी खराब हो जाती है। अरे बहू रुक जाइए, पुलिस वालों की तरह सवालों की गोलियां क्यों चला रही है? घड़े से थोड़ा पानी दे, प्यास लगी है। ज्योति उर्मिला को पानी पीने के लिए देती है। उर्मिला पानी पीती है और ज्योति से कहती है, बहू क्या बताऊं, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं। एक औरत की दुकान में थोड़ी सस्ते में सब्जी मिली तो मैंने ले लिया। एक काम कर, तू नाश्ते में करेला आलू की भुजिया और लंच में विराज और निखिल को भिंडी की सब्जी बनाकर दे दे। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर ज्योति उर्मिला के हाथ से सब्जी लेकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी खाना खाते हैं। विराज और निखिल रोटी भिंडी की सब्जी लंच में लेकर फैक्ट्री चले जाते हैं। दोनों भाई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में बिस्किट पैक करते हुए, पता नहीं लुगाइयों को गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जब देखो चिक चिक करती हैं, लेकिन खाना बनाने में मन ही नहीं लगता है। रोटी के साथ सब्जी चखने बराबर होती है। सबके घर का यही हाल है, गर्मी में सब्जियां इतनी जल्दी खराब होती हैं कि क्या ही कहें। राजू और विराज बात करते हुए काम करते हैं। शाम हो गई थी। उर्मिला मंदिर से पूजा करके घर लौटी है। उर्मिला को देखकर, क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हैं आप। बेटा देखना, पंडित जी ने तेरे निखिल भैया के लिए कितनी सुंदर लड़की देखी है। मुझे तो लड़की पसंद है। अब तुम लोग लड़की को पसंद कर लो तो फिर हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। उर्मिला रूही को फोटो दिखाती है। तभी ज्योति उसके पास आती है। फिर ज्योति और रूही दोनों लड़की की फोटो देखती है। अरे वाह माँ, भाभी तो बहुत सुंदर है। मुझे तो कम ही सुंदर है। ठीक ही है, मैं भी देखती हूँ कि इस टीन की गर्म भट्टी में वो कैसे रहती है। उर्मिला अपने निखिल के लिए जिया को पसंद कर लेती है। वहीं जिया के घर पर जिया बेड पर लेटकर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी माँ सावित्री उसे आवाज देती है, जिया बेटा जरा बाहर से कड़ी पत्ता तोड़ कर लाना, सब्जी में छौंक लगाना है। जिया ने अपने घर के बाहर फूलों के पौधों के साथ साथ मिर्च, नींबू, धनिया, कड़ी पत्ता, पुदीना, टमाटर के पौधे लगाए थे। जो जिया घर के बाहर जाकर कड़ी पत्ता तोड़ लेती है और अपनी माँ को लाकर देती है। अच्छा हुआ बेटा तू घर पर ही पौधे उगा चुकी है, वरना धनिया पुदीना लेने के लिए हमें बाजार जाना पड़ता। माँ मुझे सब्जी उगाने का शौक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना रसोई की सब्जी घर में उगा दूं। सावित्री और जिया बात कर रही थी कि तभी उसके पिता गोपाल घर आते हैं। अरे जिया बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। अगर तू कहे तो मैं बात पक्की कर दूं। पिताजी, आप जिसे मेरे लिए चुनेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। जिया के हाँ पाकर गोपाल निखिल से उसका रिश्ता तय कर देता है और कुछ दिनों में निखिल और जिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जिया की पहली रसोई थी। आज मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खाकर वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए जिया अपनी साड़ी ठीक करते हुए रसोई में जाती है। जिया देखती है कि रसोई में थोड़ी सी सब्जी है। जिया उर्मिला के पास जाती है। माँ जी, रसोई में तो बहुत कम सब्जी है, इतने में खाना कैसे बनाऊं? बेटा मैं तो सब्जी लेकर आई थी, लेकिन गर्मी की वजह से वो खराब हो गई। अब जो है तू उसी से बनाकर कुछ दे दे और एक काम करना, मीठे में खीर बना देना। सब्जी कम पड़ी तो सब खीर के साथ खाना खा लेंगे। उर्मिला की बात सुनकर जिया रसोई में जाती है और जो थोड़े बहुत आलू, कटहल, टमाटर थे उसी से कटहल की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब जिया सबको थोड़ी थोड़ी सब्जी देती है। कम सब्जी देखकर निखिल मुंह बना लेता है। ये क्या, इतनी कम सब्जी? अरे पूरी के साथ तो सब्जी खाने में ही मजा आता है। बेटा वो ज्यादा सब्जी नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ी थोड़ी सब्जी दी है बहू ने। तो एक काम करना, खीर के साथ पूरी खा ले। सभी खाना खाते हैं और सभी को जिया के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। छोटी बहू तूने तो बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया है। तेरी सास बिल्कुल ऐसा खाना बनाती थी। हाँ बहू, खाना सच में अच्छा बना है। सभी को जिया के हाथ का खाना पसंद आता है। खाना खाने के बाद जिया घर की डस्टिंग करती है। जिया सफाई कर रही थी तब उर्मिला सब्जी लेकर घर आती है। माँ जी, आप धनिया लेकर नहीं आई? धनिया तो गर्मी की जान होता है। धनिया और पुदीने की चटनी के साथ तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। बहू बाजार में काफी गली गली धनिया मिल रही थी, उसे लेना ना लेना के बराबर है। माँ जी, कड़ी पत्ता, पुदीना कुछ भी नहीं है? नहीं। ऐसी बात है तो माँ जी मैं पड़ोसी से धनिया मांग कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, अगर उनके पास धनिया हो तो मांग कर ले आना। जिया धनिया लेने के लिए अपनी पड़ोसन कुंती के घर जाती है। आंटी, आपके पास धनिया है क्या? तुम उर्मिला की नई बहू हो ना? जी आंटी।
हाँ मेरे पास धनिया है, मेरे घर में फ्रिज है ना, इसीलिए हमारी सब्जी खराब नहीं होती। पर तुम लोगों का हाल तो बहुत बुरा होगा ना, गर्मी में सब्जी खराब हो जाती होगी। अरे यार, मैं किसके घर आ गई हूँ, ये तो बहुत दिखावा कर रही हैं। कुंती जिया के सामने काफी दिखावा करने के बाद धनिया और पुदीना देती है। तुम धनिया की चटनी पीसोगी ना, एक काम करना, धनिया पुदीना की चटनी बुला लेना। जिया कुंती की बातों से परेशान होकर घर आती है। जिया को परेशान देखकर, क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मैं धनिया लेने के लिए पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई थी, उन्होंने बकबक करके मेरा सिर पका दिया। अरे ये कुंती के घर चली गई थी क्या? वो हमारे मोहल्ले की सबसे घमंडी औरत है। तुझे पता है, अगर तेरी जेठानी उससे कुछ मांगने के लिए जाती ना तो वो उसे नहीं देती। कुंती का ज्योति के साथ 36 का आंकड़ा है। छोड़ इन बातों को, तू खाना बना ले। जिया रसोई में जाकर खाना बनाती है, लेकिन रसोई भट्टी की तरह तप रही थी। हमारा घर कितना सादा गर्म है, मुझे तो खाना बनाया ही नहीं जा रहा। जिया को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने से उसकी साड़ी भीग गई थी। जिया जैसे तैसे सारा खाना बनाती है और धनिया पुदीना की चटनी पीसती है। खाना बनने के बाद जब सभी खाना खाते हैं तब, अरे ये धनिया पुदीना की चटनी तो बड़ी अच्छी बनी है। चटनी की वजह से सारे लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। विराज और निखिल काम पर चले जाते हैं। तब जिया उर्मिला से कहती है, माँ जी, सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, आप बाजार से सब्जी ले आइए। नहीं बहू, बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगी। एक काम कर, तू ज्योति के साथ चली जा। भाभी, आप बाजार चलेंगी? नहीं जिया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ, धूप से मेरे चेहरे पर टैनिंग हो जाएगी। जिया भाभी, मैं आपके साथ बाजार चलती हूँ, चलिए। रूही और जिया छाता लेकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा कबाड़ का दुकान दिखता है। इतना बड़ा कबाड़ का दुकान? हाँ भाभी, हमारे इलाके का सारा कबाड़ लोग यही लाकर बेचते हैं। जिया कबाड़ को काफी ध्यान से देखती है। रूही कबाड़ की दुकान के बारे में जिया को काफी चीजें बताती है। ये कबाड़ भी हमारे बहुत काम आ सकता है। दोनों बातें करते करते बाजार पहुंच जाती हैं। पैदल चलने की वजह से दोनों बहुत थक गई थी। उन्हें पसीना हो रहा था, इसलिए वो नींबू पानी पीती हैं। नींबू पानी पीकर अच्छा लग रहा है कि जान में जान आई। रूही और जिया सब्जी वाले की दुकान पर जाती हैं। भैया, धनिया कैसे दिया? धनिया 100 रुपए किलो है। भाभी, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी सी सब्जी लेकर घर चले जाते हैं। जिया को रूही की बात सही लगती है और वो दोनों थोड़ी सी सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। क्या हुआ देवरानी जी, इतनी धूप में सब्जी लेने गई थी ना, और ये थोड़ी सी सब्जी लेकर आई हो? भाभी, बाजार में सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं, तो हम लोग क्या करें? जिया ज्योति से कुछ कहती नहीं है और फिर घर के कामकाज में लग जाती है। रात में वो सभी के लिए थोड़ी सी सब्जी और रोटी बना देती हैं, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। सारा दिन गधे की तरह काम करने के बाद पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता है। एक तो गर्मी की मार और ऊपर से आधा अधूरा खाना, ये भी कोई जिंदगी है? निखिल को उदास देखकर जिया को बुरा लगता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दोपहर को जिया खाना बनाकर हटती है तो पड़ोस की कजरी उसके घर आती है। जिया, अगर तेरा खाना बन गया हो तो चल पार्लर चलते हैं, मुझे आईब्रो बनवाना है। हाँ, मेरा खाना तो बन ही गया है, चलो भाभी चलते हैं। जिया और कजरी दोनों पार्लर जाती हैं। पार्लर में कजरी अपना आईब्रो बनवाती है। गर्मी ने तो नाक में दम कर रखा है। अच्छा हुआ मेरे पति ने इस बार हमारा छत डलवा दिया, अब गर्मी कम लगती है, वरना तो पहली सब्जी इतनी ज्यादा खराब होती थी कि क्या ही बताऊं। मुझे पता है भाभी, मेरी सब्जी हर दिन खराब होती है, मैं तो तंग आ गई हूँ सब्जियों को खराब होता देखकर। इस तरह जिया और कजरी बातें करती हैं और फिर घर आ जाती हैं। शाम को उसके मायके से फोन आता है। बेटा, तू कैसी है और क्या चल रहा है? ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और मेरे पौधे कैसे हैं? वो मुरझा तो नहीं गए ना? तेरे पौधे तो बिल्कुल ठीक हैं। तो वो अपने ससुराल में पौधे उगाती है या नहीं? नहीं माँ, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो घर के सामने रोड है ना, इसलिए पौधे उगा नहीं पाती हूँ। अरे बेटा, तुझे किसने कहा है कि तू बड़े पौधे लगा? तू छोटे छोटे पौधे लगाना, अपने पौधों को छत के ऊपर रख लेना। सावित्री की बात सुनकर जिया कुछ सोचने लगती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं छत पर पौधे उगा ही सकती हूँ, और जब पौधे ही उगाना है तो क्यों ना मैं सब्जी उगाऊं। कम से कम हमारे घर में सब्जियों की कमी तो नहीं होगी। और कद्दू, तोरई, इसके पौधे के बेल भी लंबे होते हैं। अगर मैं इन पौधों को छत पर लगा दूं तो इनके बेल छत पर फैल जाएंगे और घर इतना गर्म नहीं होगा। अरे बेटा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ, बस आपकी बात से मुझे एक अच्छा सा ही आइडिया आया है। थैंक यू माँ, आप बेस्ट हो। जिया अपनी माँ से थोड़ी देर बात करती है और फिर फोन रख देती है। रात में जिया को नींद नहीं आती। वो बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोचती है,
मैं भारी कमले को छत पर नहीं रख सकती, इससे छत गिर सकता है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए जिया पसीने से परेशान पंखे को घूर रही थी कि तभी अचानक से उसे नींद आ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि ज्योति कबाड़ का सामान लेकर बाहर फेंकने के लिए जा रही है। कबाड़ का सामान देखकर जिया के दिमाग की घंटी बजती है और वो जल्दी से ज्योति के पास जाती है। भाभी, इस कबाड़ को आप कहाँ लेकर जा रही हैं? ये कबाड़ आप मुझे दे दीजिए, ये बहुत काम की चीज है। अरे जिया, पागल हो गई हो क्या तुम? कबाड़ का क्या करोगी? नहीं भाभी, आप इस कबाड़ को नहीं बेच सकती। आप नहीं जानती ये मेरा कितना काम आने वाला है। इतना कहकर जिया ज्योति के हाथ से सारा कबाड़ ले लेती है। जिया, तुम ये कबाड़ तो ले रही हो ना? तो लो, लेकिन मैं तुम्हें इसे घर में रखने नहीं दूंगी। मैंने आज ही घर की सफाई की है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं सामान को घर पर नहीं रखूंगी। इतना कहकर जिया पड़ोस वाली चंदा से सीढ़ी मांग कर लाती है और सीढ़ी पर चढ़कर सारा कबाड़ छत के एक कोने में रखने लगती है। जिया छत पर कबाड़ रख रही थी कि तभी उर्मिला राशन की दुकान से आटा लेकर घर आती है और जिया को ये सब करता देखकर उसके ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है और उसे खूब सुनाती है। अरे बहू, तू छत पर कबाड़ की चीजें क्यों रख रही है? इस कबाड़ की वजह से ही मेरा छत टूट जाएगा। नीचे उतर जल्दी। उर्मिला के चिल्लाने पर भी जिया उसकी बात नहीं मानती, जिससे गुस्सा होकर उर्मिला घर के अंदर चली जाती है। भाजी, देख रही हैं इस लड़की को कैसे मेरे सामने जुबान चला रही है। उर्मिला बहू, जिया बहुत समझदार है। अगर वो कुछ कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। माँ जी, मैं उस लड़की से कोई बात नहीं करने वाली हूँ। उसने सारे मोहल्लों की औरतों के सामने मेरी बात काटी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उर्मिला और माधुरी दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी जिया छत पर कबाड़ की चीजें रखकर घर के अंदर आती है। पोता बहू, तू ये सब क्या कर रही है? तेरी सास तुझसे बहुत गुस्सा है। तू जो भी कर रही है अभी उसे बंद कर दे। नहीं दादी जी, मैंने जो आइडिया सोचा है उससे हमारी सब्जियों की परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। माँ जी, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बदतमीज है। इसने मेरी बात काट दी, अब आपकी बात भी काट देगी। ये दिमाग खराब हो गया है मेरा। घर में मैं कावेरी के घर जा रही हूँ, रात में लौटूंगी। इतना कहकर उर्मिला गुस्से में पैर पटक कर अपने घर से चली जाती है। ज्योति कपड़े तय करते हुए ये सारी बातें सुन रही थी। वो जिया से कहती है, जिया, तुम माँ जी को क्यों परेशान कर रही है? मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तो उन्हें ताजी हरी सब्जियां खिलाना चाहती हूँ। जिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हरी सब्जियां कहाँ से आएंगी इस कबाड़ से? हाँ भाभी, इस कबाड़ में ही मैं सब्जी उगाकर उन सब्जियों को अपनी रसोई में पकाऊंगी। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। जिया ज्योति की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो दिन भर घर की साफ सफाई, खाना बनाना ये सब करती है। रात में उर्मिला घर आती है और फिर सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जिया 5 बजे उठ जाती है और पास के तालाब से बोरी में भरकर मिट्टी लाती है। उफ, इतनी सुबह सुबह भी इतनी गर्मी है। मैंने सोचा था कि सुबह गर्मी नहीं लगेगी या कम लगेगी। अब गर्मी है तो मैं घर वालों के उठने से पहले सारे पौधे लगा दूंगी। जिया अपने घर के सामने फुटपाथ के साइड में 2 ईंट लगाती है और फिर उसमें बैठकर मोमबत्ती से चाकू गरम करके डिब्बों को काटती है और उसके नीचे छेद करती है। डिब्बा जिया काट रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस में जाती है जहां गाय गोबर कर रही थी। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई। अगर मुझे इस कबाड़ में सब्जी उगानी है तो मुझे मिट्टी में गोबर मिलाना होगा। जिया अपने माथे का पसीना पोंछती है और फिर एक प्लास्टिक का कैरी बैग लेकर गाय के पास जाती है और उसका गोबर लेकर आ जाती है। वो गोबर को मिट्टी में अच्छे से मिलाती है और फिर उस मिट्टी को टूटी हुई बाल्टी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मटका, बिस्किट के डिब्बे और बिरयानी के डिब्बे में भर देती है। बर्तनों के बजने की आवाज सुनकर रूही घर के बाहर आती है। भाभी, आप सच में कबाड़ में सब्जी उगाने वाली हैं? हाँ रूही, मेरा यकीन करो, इस कबाड़ की सामान मैं ही उगाऊंगी सब्जी। मैं अपने मायके में भी सब्जी उगाया करती थी। भाभी, ऐसी बात है तो मैं सब्जी उगाने में आपकी मदद करूंगी। बताइए मुझे क्या करना है। रूही, तुम एक काम करो, रसोई में आ जाओ। वहाँ गैस चूल्हे के पास एक कैरी बैग होगी, वो लेकर आओ। रूही रसोई में जाती है और जिया के लिए कैरी बैग लेकर आती है। इस कैरी बैग में क्या है भाभी? इस कैरी बैग में बीज है। कल जब मैं बाजार गई थी तो वहीं से खरीद कर लाई हूँ। जिया सब्जियों के बीज को कबाड़ की चीजों में लगाती है। वो कद्दू के पौधे को बाल्टी में और तोरई के पौधे को मटके में और बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे, बिरयानी के डिब्बों में टमाटर, बैंगन, कड़ी पत्ता, मिर्च और भिंडी के बीज लगाती है और छोटी छोटी बोतल में धनिया, पुदीना, लहसुन की कटिंग लगा देती है और उसमें थोड़ा पानी डालती है। पानी डालने के बाद
रूही, एक काम करो, मैं सीढ़ी पर चढ़ती हूँ, तुम एक एक करके मुझे पौधे बढ़ाओ, मैं छत पर सजा कर रख दूंगी। ठीक है भाभी। रूही जिया को पौधे बढ़ाती है और जिया सारे पौधे को टीन के छत पर रखती है। सारा काम होने के बाद हाय दैया, मेरी तो कमर ही टूट गई ये सब करते करते। रूही, मैं तो जा रही हूँ आराम करने, तुम भी सो जाओ। जिया और रूही दोनों सो जाती हैं। जिया आराम से सो रही थी कि तभी उसे उर्मिला के चीखने की आवाज आती है। बस इसकी ही कमी थी, अब घर घुसते हुए हम पानी टपकेगा। राम राम, सुबह सुबह पूरा पवित्र कर दिया, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। उर्मिला को चिल्लाते देखकर जिया उसके पास जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पानी की टंकी के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं ये परेशानी दूर करूंगी। उर्मिला जिया की बातों का कोई जवाब नहीं देती और मुंह ऐंठ कर चली जाती है। मुझे पाइप लाकर यहाँ छत पर लगाना होगा, लेकिन मुझे पाइप मिलेगा कहाँ? जिया इस बारे में परेशान होकर सोचती है कि तभी उसे एक कबाड़ दुकान का ख्याल आता है। वो दिन में सभी को नाश्ता करवाने के बाद कबाड़ की दुकान पर जाती है। चाचा, ये पाइप कितने का है? ये पाइप तो बेकार है, इसमें थोड़े थोड़े छेद हैं। अगर तुम्हें इसमें कोई काम है तो तुम इसे फ्री में ले जाओ। चाचा, क्या आप मुझे ये प्लास्टिक की टोकरी भी दे सकते हैं? हाँ बेटा ले जाओ, यह भी मेरे बेकार है, कोई काम का नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा। जिया पाइप और बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टोकरी उठाकर घर ले आती है और फिर आरी से पाइप को काट कर उसे रस्सी की मदद से छत पर बांध देती है। जिया छत पर पाइप लगा रही थी कि तभी रूही कॉलेज से घर आती है। भाभी, ये पाइप और ये टोकरी, अब इसका क्या करने वाली हैं आप? रूही, मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन छत पर जो पौधे रखे हैं ना, उनका पानी नीचे गिर रहा था, इसीलिए मैंने ये पाइप लगाया है और ये पाइप बच गई है। मैं सोच रही हूँ इसमें पालक और लाल साग उगा दूं। और इस टोकरी का क्या करेंगे आप? इस टोकरी में मैं थोड़ा पानी डालकर उसके ऊपर बाल्टी का मटका रख दूंगी, इससे पौधों को अपने आप पानी मिलता रहेगा। भाभी, आइडिया तो आपका अच्छा लग रहा है, मैं भी आपकी मदद करूंगी। जिया फिर से पड़ोस से सीढ़ी मांग कर लाती है और छत पर चढ़ जाती है। रूही टोकरी में थोड़ा सा पानी भरकर जिया को देती है और जिया उसे छत पर रख देती है और उसमें कबाड़ में उगाई सब्जी जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह रख देती है। सारे कबाड़ के नीचे पानी की टोकरी रखने के बाद जिया सीढ़ी से नीचे उतरती है और अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछती है। अब किसी को मेरे पौधे से कोई दिक्कत नहीं होगी। रूही, चलो पाइप में मिट्टी भरते हैं। पानी की समस्या दूर करने के बाद जिया और रूही मिलकर पाइप में मिट्टी और गोबर मिलाकर भर देती हैं। फिर वो पाइप के छेद में पालक की कटिंग लाकर लगा देती हैं। सारा काम करने के बाद जिया और रूही खुश हो रही थी। तभी उर्मिला सब्जी लेकर घर आती है और ये सारी चीजें देखकर मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। रूही, अभी के अभी घर के अंदर आ। उस लड़की ने मेरी बेटी को भी अपनी तरह पागल कर दिया है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। उर्मिला की आवाज सुनकर रूही जल्दी से घर के अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे जिया भी घर में जाती है। जिया, तुमने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। छत पर कबाड़ रखा तो रखा, अब तुमने घर के सामने पाइप भी रख दिया है। रसोई की खिड़की में भी बोतल रख दी है कि पूरा घर कबाड़ खाना लगे। तुम ये सब हटाओ, सारे पड़ोसी मजाक उड़ा रही हैं। भाभी, ये सब बेकार का कबाड़ नहीं, जुगाड़ है। आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। जिया की बात उर्मिला को पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। जिया, देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि माँ जी तुमसे बात नहीं करती हैं। ये सब बंद करो और उनसे माफी मांग लो, माँ जी माफ कर देंगी तुम्हें। नहीं भाभी, अब मैं नहीं रुकूंगी, मुझे अपने परिवार वालों को सब्जी खिलानी है। जिया अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ऐसे दिन गुजरते हैं। जिया अपने कबाड़ में उगाई सब्जियों में सुबह सुबह चाय पत्ती का पानी डालती तो कभी कभी सब्जियों के छिलके, नींबू के छिलके डालती। एक दिन वो अपने सब्जियों के पौधों में चाय की पत्ती का वेस्ट डाल रही थी, तब रूही कहती है, भाभी, आप इन सब्जियों के पौधे में ये कचरा क्यों डाल रही हैं? रूही, इन चीजों को तुम कचरा समझ रही हो, वो इन पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद है। इसे डालने के बाद तुम देखना पौधे कितनी जल्दी बढ़ेंगे। जिया की बात सुनकर रूही हैरान थी। जिया और रूही दोनों बात कर रही थी, तभी पड़ोसी विमला अपने घर के बाहर बर्तन धोते हुए कहती है, देख रही हो कुंती, इस लड़की ने तो कबाड़ में पौधे उगा दिए हैं। क्या सच में इसके पौधों में सब्जी उगेगी? अरे नहीं, पौधे तो उग गए हैं, लेकिन ये कुछ दिन में मुरझा जाएंगे। देख नहीं रही हो कितनी गर्मी है? जिया पड़ोसियों की सारी बातें सुनती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देती। जिया अपने सब्जियों के पौधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिस वजह से कुछ दिनों में उसके कबाड़ में हरी भरी सब्जियां उग जाती हैं। कद्दू और तोरई के बेल पूरे छत पर फैल जाते हैं। बोतल धनिया, पुदीना के पत्तों से भर जाती है। लाल लाल टमाटर, बैंगन, करेला, भिंडी छत पर लटक रहे होते हैं। एक दिन उर्मिला जब सुबह उठती है तो
अरे वाह, आज तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। इतना अच्छा मौसम रोज रोज कहाँ होता है। इतना कहकर उर्मिला वापस सो जाती है। वहीं जिया सुबह उठकर अपने कबाड़ में उगाई सब्जियों और साग को तोड़ती है, फिर उससे पालक का साग और कद्दू की सब्जी बनाती है। खाना बनाते हुए जिया पूरा पसीना पसीना हो गई थी। खाने की खुशबू से उर्मिला की नींद खुलती है और उर्मिला सीधे रसोई में आती है। ये सब क्या है? पहले तुमने घर को कबाड़ का दुकान बना दिया और अब मेरे पैसों में आग लगा रही हो। इतनी सारी सब्जियां क्यों खरीदी हैं तुमने? माँ जी, ये सब्जियां मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी उगाई हुई सब्जी है। उर्मिला हरी भरी सब्जियों को देखकर हैरान थी। क्या ये सच में तेरी उगाई सब्जी है? हाँ माँ जी, चलिए बाहर चलकर देख लीजिए। उर्मिला जिया के कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और घर के अंदर चली जाती है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब ज्योति सबको अच्छे से सब्जी देती है। अरे वाह भाभी, सब्जियां सस्ती हो गई हैं क्या? आप जो हमें रोटी के साथ भर भर के सब्जी दे रही हैं और साथ में ये साग भी है। नहीं देवर जी, सब्जी तो सस्ती नहीं हुई है, बल्कि ये तो जिया की उगाई सब्जियां हैं। बहुत दिनों बाद आज विराज और निखिल पेट भर कर खाना खाते हैं और अच्छा लंच लेकर जाते हैं। जिया अब अपने परिवार वालों को हर दिन अलग अलग तरह की सब्जी खिलाती है, जिससे उर्मिला की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। एक दिन पड़ोस की विमला उसके पास आती है। अरे उर्मिला, मुझे थोड़ा धनिया पत्ता मिलेगा क्या? मुझे धनिया पत्ता की चटनी पीसनी है। बाजार इतनी दूर है, धनिया लेने के लिए इतनी गर्मी में बाजार कौन जाए? हाँ क्यों नहीं चाची, लीजिए ना। जिया अपने बोतल में उगाई हुई धनिया में से थोड़ी सी धनिया विमला को दे देती है। उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत समझदार है। इस तरह आए दिन कोई ना कोई पड़ोसी जिया से कभी धनिया मांगने आता तो कभी पुदीना, कुछ लोग तो टमाटर मांगने के लिए भी आ जाते थे। ये सब देखकर उर्मिला को उसकी गलती का एहसास होता है। एक दिन उर्मिला रसोई में जाती है। जिया बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं समझ सकी और तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये सब तू हमारे लिए ही कर रही थी। तेरी वजह से मेरे बेटे ने पेट भरकर खाना खाया है। मेरे जिन पड़ोसियों की वजह से तुझे डांटा था, आज वही तेरी तारीफ करते हैं। मुझे दूसरों की बातों में आकर तुझे नहीं डांटना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मेरी बात समझ ली, वही बात है। जिया और उर्मिला बात कर रही थी कि तभी कुंती उनके घर पर आती है। जी हाँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टमाटर दे सकती हो? वो क्या है ना, आजकल हर दिन हमारे मोहल्ले में बिजली जा रही है और मेरा फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से मेरी सब्जियां पूरी खराब हो गई हैं। मुझे खाना बनाना है तो जानते हो बाजार कितना दूर है। मेरा बेटा शहर से बाहर गया हुआ है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? रुकिए, मैं आपको सब्जी लाकर देती हूँ। ये सब्जी तो मैंने हम सब के लिए ही उगाई है और आखिर में एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसन के काम आता है। जिया 1-2 बैंगन, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, धनिया, पुदीना का थोड़ा सा पत्ता प्लास्टिक के कैरी बैग में डालकर कुंती को दे देती है। कुंती सब्जियों को घर ले जाती है और उससे खाना बनाती है। रात को जब उसका बेटा घर आता है और खाना खाता है तब, माँ, ये इतना सारा खाना, बैंगन का भरता, करेले की सब्जी, मसाला भिंडी, ये सब तो मेरा फेवरेट है, लेकिन ये सब्जी कहाँ से आई? आपने तो फोन पर कहा था कि फ्रिज की सारी सब्जी खराब हो गई। अरे बेटा, ये सब्जी तो मैं पड़ोस वाली उर्मिला के घर से लाई हूँ। उनकी बहू ने कबाड़ में सब्जी उगाई है। अरे क्या सच में माँ? इतना टेस्टी सब्जी क्या कबाड़ की चीजों में उगाई गई है? हाँ बेटा, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू चलना मेरे साथ, मैं तुझे उसकी सब्जी दिखा दूंगी। अगले दिन रोहन अपनी माँ के साथ जिया के घर उसकी कबाड़ में उगाई गई सब्जियों को देखने के लिए जाता है। रोहन कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर हैरान था। रोहन और कुंती को देखकर जिया अपने घर के बाहर आती है। जी आप कौन? जिया, ये मेरा बेटा है रोहन। ये तेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। कैसा बिजनेस आंटी? बहन, मैं आपकी कबाड़ में उगाई सब्जियों को देखकर बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। हम लोग पार्टनरशिप में एक फार्मिंग कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग दूसरों को वेस्ट चीजों से और अलग अलग चीजों में सब्जी उगाना सिखाएंगे। जगह मेरी होगी और मैं लोग ढूंढ कर लाऊंगा, इसीलिए हम लोग 50% में पार्टनर रहेंगे। रोहन के बिजनेस प्रपोजल से जिया काफी इंप्रेस होती है। जिया और रोहन की बातें सुनकर जिया के परिवार वाले घर से निकलते हैं। बहू, क्या तू सोच रही है? रोहन को हाँ कर दे, ये बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। हाँ देवरानी जी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। परिवार वालों के सपोर्ट करने पर जिया रोहन के साथ बिजनेस करने के लिए मान जाती है। जिया और रोहन ने साथ में फार्मिंग कंसल्टेंसी का काम शुरू कर लिया, जिसमें वो लोगों की अलग अलग
चीज़ों में पौधे उगाने में मदद करती थी और अपनी कंसल्टेंसी फीस लेती थी। कुछ दिनों में जिया ने अच्छे पैसे कमा लिए थे तो वो अपने टीन के छत को हटवाकर ईंट की छत बनवा लेती है और अपनी सारी सब्जियां छत पर शेड लगाकर रख देती है, जिसे देखकर बहू, तूने कबाड़ में सब्जी उगाकर ना सिर्फ हमारे खाने पीने की समस्या को दूर किया है बल्कि तूने हमारे घर को भी ठीक कर दिया। तो सही मायने में हमारे घर की लक्ष्मी है। उर्मिला की बातें सुनकर जिया बहुत खुश थी। उसके ससुराल की सारी समस्या दूर हो गई थी। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है और सभी को अपने कबाड़ में उगाई सब्जी बनाकर खिलाती है। ठंड में गांव और शहरी बहू का लंच बॉक्स। सपना और प्रीति दोनों का ही आज ससुराल में पहला दिन था। दोनों नहा धोकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती हैं और हॉल में आती हैं, जहां उनकी सास अपनी सहेलियों और मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। सपना और प्रीति को देखकर उनकी सास निर्मला कहती है, आओ आओ सपना बहू, प्रीति बहू, बैठो। मैं तुम्हें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। दोनों बहू हॉल में आकर निर्मला के पास बैठ जाती हैं। फिर निर्मला उन्हें सभी लोगों से मिलवाती है। सभी औरतें दोनों बहुओं से मिलकर बहुत सारी बातें करती हैं और उन्हें तोहफे भी देती हैं। उन सब के जाने के बाद निर्मला कहती है, आज तुम्हारा अपनी ससुराल में पहला दिन है तो तुम लोग आराम करो। मैं आशाबाई के साथ मिलकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत है, आप कहीं तो हम दोनों जाकर खाना बना लें। अरे नहीं नहीं, अभी तो विशाल और रितेश की ऑफिस की छुट्टियां भी हैं और तुम्हारे बाबूजी भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। और आशाबाई तो है ना मेरी मदद करने के लिए। मैंने उसे कहकर काम पर लगाया था कि शादी के 4-5 दिनों तक उसे मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। तो तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला रसोई में चली जाती है, जहां वो अपनी नौकरानी आशाबाई के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तभी बाहर से विशाल और नितेश दोनों आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मोहन भी आ जाता है। आ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग बैठे, हम दोनों जाकर खाना लगवा देते हैं। ऐसा कहकर सपना और प्रीति रसोई में पहुंचती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं, हम दोनों खाना लगा देते हैं। बहू, मैंने सब्जी अभी अभी बनाई है तो गरम है। दाल को मैं तड़का ही दे रही हूँ और तुम खाना लगाओ, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, रोटियां बना के रख देती हैं, फिर खाना निकालते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे घर पर किसी को भी ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। सब लोगों को खाना गरम गरम ही चाहिए होता है, इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ और तुम दोनों खाना निकाल दो। अब निर्मला रोटी बनाती है और शीलाबाई उसकी मदद करती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा लेती हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात सोफे में बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे सब, तो वो, माँ, कल से हमारे ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो पिताजी और हम दोनों भाई भी कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर प्रीति कहती है, अरे हाँ जी, मैं भी आपको बताना भूल गई कि मैंने अपनी जॉब से शादी के बाद के लिए वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। कल से मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसे घर से ही मैनेज कर लूंगी। हाँ बहू, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। घर से काम करोगी तो ऑफिस और घर दोनों ही मैनेज हो जाएंगे। बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सपना उठकर रसोई में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आशाबाई नहीं आई क्या काम पर? नहीं बहू, मैंने उसे आज से आने के लिए मना कर दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, आज मैं भी यही सोच रही थी कि आज से तुम दोनों बहू ही खाना बनाना। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। तभी प्रीति वहां पर आ जाती है और कहती है, सॉरी माँ जी, मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर जल्दी से खाना बना लेंगे। ठीक है बहू, लेकिन याद रहे खाना गरम गरम ही सर्व करना, क्योंकि घर पर कोई भी ठंडा खाना नहीं खाता है। और हाँ, सिर्फ अभी खाने के लिए खाना बनाना, लंच बॉक्स के लिए हमें खाना अलग से बनाना पड़ता है। अलग से क्यों माँ जी? हम अभी ही लंच बॉक्स के लिए खाना बना लेते हैं। बहू, यदि अभी से लंच बॉक्स दे दिया तो लंच टाइम तक खाना ठंडा हो जाएगा और फिर वो लोग खाते नहीं हैं। इसलिए दोपहर में ही खाना बनाकर लंच बॉक्स में डालकर उन्हें ऑफिस देकर आना पड़ता है। ऑफिस पास में ही है। बातें करने के बाद निर्मला भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अब प्रीति सपना से कहती है, सपना भाभी, मैंने सुना है कि आपके गांव में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं और आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ प्रीति, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। मेरी जॉब होने की वजह से मैं कभी खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख नहीं पाई, इसलिए आप खाना बना लो और मैं आपकी मदद कर देती हूँ, सब्जियां काट देती हूँ, आटा भी गूंद देती हूँ। ठीक है प्रीति, फिर ऐसा ही कर लेते हैं।
अब सपना खाना बनाती है और प्रीति उसकी मदद कर देती है और फिर गरम गरम रोटियां बनाकर सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तब मोहन कहता है, अरे ठीक है निर्मला, अब हम ऑफिस चलते हैं, लेकिन तुम आज से 2 बजे तक खाना बनाकर लंच पहुंचा देना और पिछली बार की तरह देर मत करना, वरना हमें खाना खाने का समय नहीं मिल पाता। हाँ माँ, और ये भी ध्यान रखना कि खाना ठंडा ना हो, इस ठंड में ठंडा ठंडा खाना नहीं खाया जाता। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं गरम लंच बॉक्स पहुंचवा दूंगी। अब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद प्रीति कहती है, ठीक है माँ जी, अब मेरे भी ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं भी अपने रूम में लैपटॉप पर वर्क करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर प्रीति अपने रूम में चली जाती है और लैपटॉप ऑन करके अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। तो दूसरी तरफ सपना सारे झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाती है। फिर पहले वो झूठे बर्तन धोते हुए अपने मन में सोचती है, प्रीति का अच्छा है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और जॉब कर रही है, और एक मैं गांव की हूँ। मेरे गांव में तो ना ही लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं और ना ही नौकरी करती हैं। उसके बाद रसोई में पोछा लगाकर रसोई की साफ सफाई करती है और फिर अपने आप से कहती है, ठंड कितनी बढ़ गई है और काम भी खत्म हो गया है, अब मैं रजाई में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सपना अपने कमरे में पहुंचती है और रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और टीवी चालू करके टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मला आती है और कहती है, सपना, तुम्हारे बाबूजी और उन दोनों भाइयों के लंच का समय हो रहा है, जल्दी से आलू बटाने की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाकर लंच पैक कर दो और उनका लंच बॉक्स तैयार कर दो। जी माँ जी। सपना रसोई में जाती है और बटाने छील कर फिर आलू काटती है। उसके बाद आलू बटाने की सब्जी बनाती है और फिर गरम गरम रोटी बनाकर लंच बॉक्स में पैक करती है और अपनी सास को लाकर देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने गरम गरम खाना लंच बॉक्स में पैक कर दिया है, आप पहुंचा दीजिए। अरे बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम कहाँ बचा है, कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू आए तो मुझे लंच बॉक्स ना पहुंचाना पड़े। आज मैं तुझे चलकर ऑफिस का पता बता देती हूँ, कल से तू लंच बॉक्स पहुंचा दिया करना। उसके बाद निर्मला ठंडी हवा में सपना को लेकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक ऑटो लेती है और ऑटो में बैठकर 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती है। फिर ऑफिस में जाकर वो अपने पति और दोनों बेटों को एक साथ लंच दे देती है। तब नितेश कहता है, माँ, अगर आप लंच बॉक्स लेकर आ रही थी तो प्रीति को भी ले आती। प्रीति की जॉब है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अब तुम लोग ये खाना खा लेना, हम चलते हैं, कल से तो सपना बहू ही खाना पहुंचा दिया करेगी। फिर वो लोग ऑटो में बैठकर वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। विशाल, नितेश और मोहन एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब लंच टाइम में तीनों अपना लंच खोलकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तीनों के लंच से गरम गरम धुआं निकल रहा था। गरम खाना देखकर मोहन का दोस्त हरीश कहता है, अरे भाई मोहन, तुम तो बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें ऑफिस में भी गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। अरे हाँ हरीश भाई, पहले मेरी पत्नी पहुंचाया करती थी और अब तो 2 बहुएं घर में आ गई हैं, अब वो लेकर आया करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल का दोस्त नीलेश कहता है, यार विशाल, तेरा गरम गरम खाना देखकर तो मुझे भी लालच आ गया। ठंड में तो गरम गरम खाना खाना ही अच्छा लगता है। हाँ नीलेश, हमें भी तो ठंडा खाना खाने की आदत ही नहीं है। नितेश के ग्रुप में नितेश का दोस्त अनुज कहता है, अरे भाई नितेश, तेरे लंच बॉक्स में तो खाना बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट दिख रहा है और साथ में इतनी सारी वैरायटी। हाँ हाँ मैं तुझे भी दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है। नितेश भी अपने दोस्त के साथ बातें करके खाना खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सपना को घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। तब निर्मला कहती है, बेटा जल्दी से जाकर बर्तन धो ले और रसोई साफ कर ले, उसके बाद आज तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। सपना रसोई में जाती है और गंदे बर्तन साफ करते हुए अपने आप से कहती है, भगवान, ठंड का मौसम है, अभी सुबह इतने सारे बर्तन धोए थे, फिर लंच बनाया तो फिर से बर्तन धोने पड़ रहे हैं और रसोई भी साफ करनी पड़ेगी। कपड़े धोते तो मुझे शाम ही हो जानी है। सपना जल्दी से बर्तन साफ करती है और रसोई में पोछा लगाती है। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर धोने लगती है। तभी प्रीति वहां आती है और अपने कपड़े देते हुए कहती है, सपना भाभी, अगर आप कपड़े धो रही हैं तो प्लीज मेरे भी कपड़े धो लो, मुझे तो जॉब से समय ही नहीं मिलता। ऐसा कहकर प्रीति अपने कपड़े रखकर वहां से चली जाती है। तब सपना अपने मन में कहती है, ये अच्छा है देवरानी जी का, वो जॉब कर रही है और मुझे सारे घर का काम करना पड़ रहा है। इतनी ठंड में इतने सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे। सपना सारे कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए जाती है। वो छत पर कपड़े फैला रही थी, तभी पड़ोस की छत पर खड़ी शांति अपनी बेटी रीना से बोली, देख रही है रीना, निर्मला की बड़ी बहू गांव, छोटी बहू शहर से है और पढ़ी लिखी है, इसलिए वो जॉब करती है तो उसे काम नहीं करना पड़ता, और बड़ी बहू गांव की कवार है इसलिए उसे कितना काम करना पड़ता है। इतनी ठंड के मौसम में शाम को कपड़े धो रही है वो।
हाँ माँ, तुम सही कहती हो। अब मैं भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी ताकि मुझे अपने ससुराल में जाकर इतना काम न करना पड़े। सपना ये बात सुन लेती है और वो चुपचाप नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। सपना रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी प्रीति वहां आती है और कहती है, सपना भाभी, आप खाना बना रही हो ना? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब प्रीति सपना की मदद करती है और सपना सारा खाना बना लेती है। अगले दिन भी दोनों मिलकर नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद सभी लोग नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं और प्रीति भी अपनी जॉब के लिए अपने कमरे में चली जाती है। सपना फिर से रसोई की साफ सफाई करती है, घर का झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो थोड़ी देर बाद लंच का समय हो जाता है। तो वो आज लंच में साग, मक्के की रोटी, रायता और खीर बनाती है और गरम गरम 3 लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। तब उसकी सास कहती है, सपना बहू, मैंने तुझे ऑफिस दिखा दिया था। आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं जा नहीं पाऊंगी, इसलिए तू जा और सभी को लंच दे आ। अब सपना लंच देने के लिए घर से निकल पड़ती है। वो ठंडी हवा में ऑटो स्टैंड पर जाकर ऑटो लेती है और ऑटो से ऑफिस जाकर लंच पहुंचा देती है। उसके बाद वो वापस घर आती है और घर का काम करती है। इसी तरह शाम हो जाती है और सपना को आराम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सपना लंच बॉक्स देकर वापस आई, उसके बाद विशाल, नितेश और मोहन अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उन सभी के दोस्त उनके लंच बॉक्स की बहुत तारीफ करते हैं। और वहीं सपना घर पहुंचकर काफी थकान महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, इतना सारा काम करवाती है माँ जी मुझसे। प्रीति तो अपनी जॉब में लगी रहती है, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और रोज लंच बॉक्स में ही पहुंच जाती हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो मुझे माँ जी से बात करनी ही होगी। तभी वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बहू, बताओ क्या बात है। माँ जी, मैं नाश्ता बनाने के बाद दोपहर का लंच बनाती हूँ, फिर लंच देने के लिए ऑफिस भी जाती हूँ। वापस आकर मुझे साफ सफाई और घर के काम भी करने पड़ते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ और देवरानी जी तो सारा दिन सिर्फ अपनी जॉब में लगी रहती हैं। उसके बाद वो सिर्फ मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, आप हम दोनों के काम का बंटवारा कर दीजिए। हाँ बहू, तुम सही कहती हो। चलो आओ मेरे साथ प्रीति के कमरे में चलें। अब दोनों प्रीति के कमरे में जाती हैं जहां प्रीति टीवी देख रही थी। तब निर्मला प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो प्रीति बहू, इस घर की 2 बहुएं हैं और दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। सपना बहू अकेले काम कर करके थक जाती है, तो आज के बाद एक दिन का लंच बॉक्स तुम बनाकर ऑफिस पहुंच जाओ और दूसरे दिन लंच बॉक्स सपना बहू रेडी करके ऑफिस पहुंच जाएगी। लेकिन माँ जी, मेरी तो जॉब है, मुझे वो भी तो देखनी पड़ती है। मैं सिर्फ घर का काम तो नहीं कर सकती। ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसे मैनेज करना है तुम वैसे करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो तुम्हें निभानी होगी। प्रीति हाँ कह देती है। अगले दिन दोपहर में प्रीति अपने लंच टाइम में उठकर रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, मेरे पास तो समय भी कम है और गरम गरम खाना बनाकर मुझे पहुंचाना भी है, तो ऐसा करती हूँ, मैं दाल चावल बनाकर पहुंचा देती हूँ। अब प्रीति दाल चावल चढ़ा देती है। थोड़ी देर में दाल चावल तैयार हो जाते हैं तो वो लंच बॉक्स पैक कर देती है और तभी वो उसे कुछ याद आता है और अपने आप से कहती है, मेरी ज़ूम मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी। ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ी देर ज़ूम मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, फिर मैं लंच बॉक्स देने के लिए चली जाऊंगी। ऐसा कहकर प्रीति लैपटॉप के पास जाती है और जूम मीटिंग अटेंड कर लेती है। उसके बाद वो लंच बॉक्स देने के लिए ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो ऑफिस जाती है और सभी को लंच बॉक्स दे देती है और वापस घर के लिए निकल पड़ती है। मोहन, विशाल और नितेश तीनों ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका खाना बिल्कुल ठंडा था। मोहन का दोस्त हरीश कहता है, अरे क्या बात है मोहन, आज तो तुम्हारा लंच बॉक्स का खाना बिल्कुल ठंडा है। लगता है तुम्हारे घर वाले भी हमारे घर वालों की तरह आलसी होने लगे हैं। ऐसा कहकर हरीश और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। तो वहीं विशाल और नितेश के दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग अपना लंच बॉक्स नहीं खाते और पैक करके रख देते हैं। शाम को मोहन और उसके दोनों बेटे घर आते हैं और बैठते हैं। सपना उनको चाय देती है। निर्मला, सपना बहू रोज लंच बॉक्स लेकर आती थी तो लंच में काफी सारी वैरायटी होती थी और वो गर्म भी रहता था। लेकिन आज प्रीति बहू लंच बॉक्स लेकर आई थी तो सिर्फ दाल चावल ही थी और वो ठंडे हो चुके थे, इसलिए आज लंच किसी ने भी नहीं खाया। ये सुनकर निर्मला प्रीति को बुलाती और डांटते हुए कहती है, बहू ये क्या, तुमने लंच बॉक्स ठंडा दिया था, अब देखो किसी ने भी खाना नहीं खाया। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि घर के सभी लोग गर्म खाना ही खाते हैं। माँ जी सॉरी, वो आज मेरी ऑनलाइन मीटिंग थी इसलिए खाना ठंडा हो गया। मैं कल से अपनी बारी में गरम गरम खाना बनाकर ही पहुंचा दिया करूंगी। अगले दिन खाना बनाने की बारी सपना की थी। सपना खाने में आलू, गोभी, टमाटर की सब्जी बनाती है, दाल चावल के साथ चटनी बनाती है और कुछ पूड़ियाँ भी बना देती है। साथ में वो सूजी का हलवा बनाती है और ये सब कुछ पैक करके वो ऑफिस के लिए निकल पड़ती है।
सपना ऑफिस पहुंचकर सभी को उनका लंच बॉक्स देती है और वापस घर की तरफ आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने सारे काम खत्म करती है और वो बहुत थक जाती है। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन प्रीति जब नाश्ता बना रही थी तो वो मन में सोचती है, मैं रोज ही लंच बनाने और पहुंचाने के चक्कर में लेट हो जाती हूँ। आज ऐसा करती हूँ कि अभी ही लंच बनाकर रख देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी तो मैं खा लूँगी। फिर प्रीति नाश्ते के समय ही थोड़ा ज्यादा खाना बना लेती है और लंच में वही खाना भरकर ऑफिस पहुंचा कर आ जाती है। शाम को मोहन और उसके बेटे तीनों घर आते हैं और तीनों अपना लंच बॉक्स खोलकर रख देते हैं। शिकायत करते हुए कहते हैं, ये क्या प्रीति, तुमने ठंडा लंच पहुंचा दिया था और वो सुबह का ही खाना था। तुमने दोपहर को कुछ बनाया ही नहीं। सारा का सारा लंच बॉक्स भरा हुआ ही वापस आ गया है। आज मेरी ऑफिस की मीटिंग थी इसलिए मैंने सुबह ही खाना बना लिया था। अगली बार गर्म पहुंचा दूंगी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। जब भी सपना लंच बनाती तो वो गर्मा गर्म बनाकर पहुंचाती, लेकिन जब भी प्रीति लंच बनाती तो वो पहले बना लेती या फिर देने में लेट कर देती और लंच ठंडा हो जाता। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निर्मला प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम लंच गरम दिया करो, लेकिन तुम ठंडा दे देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तो मैं क्या करूं माँ जी, मुझे अपनी जॉब भी तो करनी है और लंच भी बनाना है। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सपना भाभी को खाना बनाने का शौक है और वो इतना टेस्टी खाना बनाती है। आप सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दीजिए। शाम का खाना मैं बना लूंगी और गरम गरम ही सबको खिला दूंगी। तो ठीक है बहू, कल से सुबह का नाश्ता और लंच सपना देख लिया करेगी और रात का खाना तुम बना दिया करना। अगले दिन सपना सुबह उठकर शॉल ओढ़ते हुए अपने आप से कहती है, ये भगवान, इतनी ठंड लग रही है सुबह सुबह, लेकिन उठकर नाश्ते की तैयारी तो करनी ही होगी। अब सपना रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी करने लगती है तो वहीं विशाल प्रीति से कहता है, प्रीति 8 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। विशाल, इतनी ठंड है, क्यों उठा रहे हो मुझे? मेरा ऑफिस 9 बजे से है और वैसे भी नाश्ता तो सपना भाभी बनाएंगी। मैं तो नाश्ता बनाने के बाद उठूंगी। अब नितेश उठकर नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। तब मोहन कहता है, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। अरे प्रीति बहू, जरा रूम हीटर तो चालू कर दे। प्रीति रूम हीटर चालू कर देती है। तब तक सपना सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। नाश्ते में सपना ने ढोकला, पोहा, आलू की भुर्जी और पराठे बनाए थे। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तब विशाल कहता है, सपना, बहुत दिनों से घर में कड़ी और पूड़ी नहीं बनी है, तो तुम आज लंच में वही बनाकर पहुंचा देना। जी। अब सपना दोपहर में कड़ी, पूड़ी और दाल चावल बनाकर 3 लंच बॉक्स में गरम गरम भरती है और पहुंचाने के लिए ऑफिस जाती है। वापस आते जाते शाम हो जाती है। वापस आकर सपना रसोई में जाती है। बर्तन धोते हुए वो अपने आप से कहती है, ठंड के मौसम में भी इन लोगों को गरम गरम लंच बॉक्स देने के लिए जाना पड़ता है। मेरे बाकी काम तो रह ही जाते हैं। अब सपना सारा काम खत्म करती है और फिर अपने कमरे में जाती है। उधर प्रीति आज का ऑफिस का काम करते हुए काफी लेट हो चुकी थी, तो प्रीति अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन लोगों के आने का समय हो गया है और मैंने अभी तक डिनर नहीं बनाया। ऐसा करती हूँ कि सब्जी जोमेटो से ऑर्डर कर लेती हूँ और रोटियां गरम गरम बना लूंगी। अब प्रीति की 2 तरह की सब्जी जोमेटो से ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में ऑफिस से मोहन उसके दोनों बेटे आ जाते हैं। जब प्रीति गर्मा गर्म रोटियां बना देती है और सभी को